आज हम राजमुकुट के कार्य और शक्तियों को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि राजमुकुट से क्या अभिप्राय है और साथ ही राजमुकुट और सम्राट के बीच के अंतर को स्पष्ट किया था। राजमुकुट राजसत्ता का प्रतीक है, जिसे राजा राजपद पर आरूढ़ होते समय अपने मस्तक पर धारण करता है। पर वर्तमान समय में राजमुकुट ब्रिटिश राज्य की शक्ति, दायित्व, प्रभुसत्ता और गौरव का प्रतीक बन चुका है। देखिए, पहले यदि हम प्राचीन काल में देखें तो प्राचीन काल में राजमुकुट को सम्राट या साम्राज्य द्वारा अपने सर पर धारण किया जाता था और उसके पश्चात अपनी शक्तियों को संपादित किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में सम्राट की स्थिति औपचारिक राज्य अध्यक्ष मात्र की रह गई है, जिसे अपने कार्य संपन्न करते समय संविधान की व्यवस्थाओं और प्रथाओं तथा सरकार की सलाह को ध्यान में रखना पड़ता है। अर्थात प्राचीन काल में ब्रिटेन का जो राजतंत्र था वो वर्तमान समय में लोकतंत्र में बदल चुका है। यद्यपि आज भी वहां राजतंत्र है, आज भी सम्राट का पद विद्यमान है, लेकिन वहां का जो सम्राट है वो केवल एक औपचारिक प्रधान मात्र है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। राजमुकुट केवल मात्र एक मुकुट नहीं रहा है, वह राज शक्तियों का प्रतीक है। राजमुकुट के अंतर्गत सम्राट, प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट और साथ ही नौकरशाही भी शामिल है। यानी कि राजमुकुट राज्य की संपूर्ण कार्यकारी शक्तियों और दायित्वों का सूचक है। यह संपूर्ण ब्रिटिश शासन का प्रतीक है। सरकार की शक्तियां राजमुकुट की शक्तियां हैं और सरकार के दायित्व राजमुकुट के दायित्व हैं। अतः कानून और व्यवहार की दृष्टि से सम्राट की शक्तियां नाम मात्र की रह गई हैं और राजमुकुट वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। वह शक्तियों और दायित्वों का सूचक है। यानी एक बार मैंने आपको फिर से यह समझाने का प्रयास किया है कि सम्राट और राजमुकुट के बीच में क्या अंतर है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि वर्तमान समय में वहां का जो ब्रिटेन का जो सम्राट है वो नाम मात्र का शासक है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। और यदि हम राजमुकुट की बात करते हैं तो राजमुकुट सिर पर धारण करने वाला क्राउन मात्र नहीं है। आज राजमुकुट के अंतर्गत या हम कह सकते हैं कि राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सम्राट, प्रधानमंत्री, कैबिनेट और लोक सेवाएं सम्मिलित हैं। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि राजमुकुट के क्या कार्य हैं। तो जब हम राजमुकुट के कार्यों को डिस्कस करेंगे तो राजमुकुट के अंतर्गत वो सभी कार्य आ जाएंगे जिन कार्यों को सैद्धांतिक रूप से सम्राट, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल संपादित करता है। तो जब हम राजमुकुट के कार्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राजमुकुट के कार्यपालिका संबंधी कार्यों को। राजमुकुट क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख है, चाहे वो सम्राट है या प्रधानमंत्री। सम्राट नाम मात्र का अध्यक्ष है कार्यपालिका का और प्रधानमंत्री वास्तविक अध्यक्ष है। लेकिन सैद्धांतिक रूप में समस्त शक्तियां किसके पास है? सम्राट के पास। तो अब हम जो कार्यपालिका संबंधी कार्यों को डिस्कस करने जा रहे हैं तो इसमें ये सभी कार्य सम्राट के सैद्धांतिक कार्यों में सम्मिलित है। देखिए, जो वहां का राजमुकुट है
वो राष्ट्रीय विधियों का पालन करवाता है। अर्थात इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या है? समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना। वे सभी कानून जो व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित हैं, उन कानूनों को राजमुकुट के द्वारा ही क्रियान्वित करवाया जाता है। सेकंड महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि राजमुकुट प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली में वहां की जो कॉमन सभा है, कॉमन सभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करता है और फिर प्रधानमंत्री के इच्छानुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये राजमुकुट का प्रमुख कार्य क्या हो गया है कि राजमुकुट प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तीसरा कार्य सरकार के समस्त अधिकारियों की नियुक्ति और उनको पद से हटाना। यानी कि इंग्लैंड में जितने भी उच्च प्रशासकीय अधिकारी और न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति राजमुकुट अर्थात सम्राट के द्वारा ही की जाती है। वह सेना का प्रधान माना जाता है। वह जल, थल और नभ सेना के अधिकारियों की भी नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त सेनाओं का संचालन और युद्ध और शांति की घोषणा भी राजमुकुट के द्वारा ही की जा सकती है, या हम कहेंगे कि सैद्धांतिक रूप में ये कार्य इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा संपादित किए जाते हैं। नेक्स्ट कार्य आता है कि राजदूतों, मंत्रियों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति तथा विदेशी राजदूतों का स्वागत। जितने भी राजदूत हैं जो अन्य देशों में कार्य कर रहे हैं, उन समस्त राजदूत और वाणिज्य दूत को राजमुकुट के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। वह अन्य देशों के राजदूतों से परिचय पत्रों को ग्रहण करता है, ठीक है, और उनका स्वागत संबंधी कार्य भी राजमुकुट के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि राजमुकुट द्वारा अपराधियों को क्षमा प्रदान करने या उनके दंड को कम करने का कार्य किया जा सकता है। आपको ध्यान होगा जैसे भारत में किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड की सजा मिलती है तो वो अंतिम अपील यानी कि अपनी सजा को कम या माफ करने की अपील किसको करता है? वो भारत के राष्ट्रपति को इसकी अपील करता है। भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है, इंग्लैंड में भी संसदीय शासन प्रणाली है। तो इंग्लैंड में राजमुकुट के द्वारा ही अपराधियों को क्षमा प्रदान की जाती है या उनको दंड को कम करने का कार्य किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्वशासन की देखभाल भी राजमुकुट के द्वारा की जाती है, क्योंकि इंग्लैंड में स्थानीय स्वशासन केंद्रीय सरकार के अधिकार में ही है। और इसके अतिरिक्त राजमुकुट राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण व संचालन करता है तथा मंत्रीगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वे राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। आपको सिर्फ इतना समझना है कि आज हम राजमुकुट के अंतर्गत जिन कार्यों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वह कार्य सैद्धांतिक रूप से सम्राट के द्वारा और व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री और कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। अब बात आती है कि मंत्रीगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में जो भी कार्य करते हैं वे राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं, क्योंकि मंत्रीगण भी किसका पार्ट है? वो भी राजमुकुट का पार्ट है। तो उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो वास्तव में यही माना जाता है कि वो कार्य राजमुकुट के द्वारा किए जाते हैं। राजमुकुट एक संस्था है, राजमुकुट कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति सम्राट है। और इस संस्था के अंदर सम्राट और प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और लोक सेवाएं सभी लोक सेवक हैं, वो सभी को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट आता है व्यवस्थापन संबंधी कार्य। राजमुकुट को
व्यवस्थापन संबंधी भी अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। ये शक्तियां राजमुकुट व संसद को सम्मिलित है, यानी कि जो कार्य राजमुकुट के द्वारा किए जाते हैं उसमें संसद भी सम्मिलित है। वैधानिक दृष्टि से इंग्लैंड में कानूनों का निर्माण राजा संसद दोनों करते हैं। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि कानून निर्माण का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो विधेयक तभी कानून के रूप में परिवर्तित होता है जब सम्राट के उस पर हस्ताक्षर होते हैं। सम्राट के हस्ताक्षर होने के पश्चात ही वो विधेयक कानून का रूप धारण करता है। तो राजमुकुट की विधायी शक्तियों को हम इन बिंदुओं के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों में से द्वितीय सदन के निर्माण के संबंध में राजमुकुट को शक्ति प्राप्त है। राजमुकुट को पियर बनाने का अधिकार प्राप्त है। राजा के द्वारा जिन लोगों को पियर बनाया जाता है केवल वे ही लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। लोक सदन के चुनाव की तिथि भी राजमुकुट के द्वारा ही घोषित की जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ब्रिटिश संसद है उसके दो सदन है। फर्स्ट है लॉर्ड सभा जिसको उच्च सदन कहते हैं, और दूसरा है कॉमन सभा जिसे निम्न सदन भी कहते हैं। तो जो कॉमन सभा के सदस्य हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, लेकिन लॉर्ड सभा के सदस्य सम्राट के द्वारा ही उन्हें लोक सभा का मेंबर बनाया जाता है। लोक सभा के मेंबर को कहा जाता है पियर। तो क्या है कि राजमुकुट को पियर बनाने का अधिकार है। राजा के द्वारा जिन लोगों को पियर बनाया जाता है केवल वे ही लोक सभा के सदस्य होते हैं। जब हमने ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया था तो उसमें एक विशेषता आती है कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण है। राजतंत्र का इसलिए क्योंकि वहां राजा का पद है, वर्तमान समय में महारानी एलिजाबेथ विद्यमान है, और कुलीन तंत्र इस रूप में क्योंकि जो संसद का उच्च सदन है जिसे लॉर्ड सभा कहा जाता है, तो लॉर्ड सभा के सदस्य सम्राट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तो ये भी इसका एक और विधायी कार्य हो गया। फिर आप नेक्स्ट देखिए कि राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है। ठीक है। अब क्या है कि जब जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तो उसके अधिवेशन को कौन बुलाता है? सम्राट के द्वारा बुलाया जाता है, और स्थगित भी सम्राट ही कर सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण क्या बात बताई गई है कि लोकसभा स्थायी सदन है, लेकिन राजमुकुट लोक सदन को विघटित कर सकता है। अब लोक सदन में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि बैठते हैं। यदि किसी भी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाता या वो अपना बहुमत खो देता है तो सम्राट को यह अधिकार होता है कि वो लोक सदन को विघटित कर दे। नेक्स्ट है संसद के आरंभ में सम्राट भाषण देता है जिसमें देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है। अब क्या है, जैसे भारत है, भारत में भी संसद का सत्र जब शुरू होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा भाषण दिया जाता है, और उस भाषण में देश की नीतियों के बारे में जनता को अवगत कराया जाता है। तो इसी तरह इंग्लैंड, हमने भी संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से ग्रहण की है। तो इंग्लैंड में क्या है कि जब संसद का आरंभ होता है, उसके सत्र की शुरुआत होती है, तो वो आरंभ सम्राट के भाषण से ही होता है जिसमें वो देश की नीतियों पर प्रकाश डाला जाता है। पर अब बात आती है कि इस भाषण को तैयार किसके द्वारा किया जाता है? वो मंत्रियों के द्वारा ही किया जाता है। अब मंत्री जैसा भाषण तैयार करेंगे, राजा के द्वारा उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप फिर इसको समझने का प्रयास करें कि जो सम्राट है, जब हम इन शक्तियों का अध्ययन करते हैं
तो हमें क्या महसूस होता है कि सम्राट शक्तिशाली है। अब समस्त शक्तियां तो सम्राट के पास हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट करता है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति सम्राट करता है, लोक सदन को विघटित कर सकता है, लेकिन ये समस्त कार्य संवैधानिक दायरे में ही किए जाते हैं। वह उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा जिसे कॉमन सभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होगा। तो बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के प्रमुख नेता को ही प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसमें सम्राट अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि सम्राट लोक सदन को विघटित कर सकता है, वो विघटित विघटित तभी करेगा यदि उसमें वो जो बहुमत प्राप्त दल है अपने बहुमत को खो देगा। कार्य सभी सम्राट के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन सम्राट ये कार्य संवैधानिक दायरे में रहकर ही कर सकता है। यहाँ वो अपनी शक्तियों का प्रयोग मनमाने तरीके से नहीं कर सकता। इसी तरह आगे देखिए कि कोई विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर सम्राट के हस्ताक्षर ना हो गए हों। ये मैंने अभी आपको समझाया है। नेक्स्ट आता है कि राज मुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं व अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है। इसके अलावा कहते हैं उसको एक और व्यवस्थापन संबंधी शक्ति प्राप्त हो गई है, और वह सपरिषद आदेश जारी करने की शक्ति। राजमुकुट के यह कार्य मंत्रियों और प्रशासनिक विभागों के माध्यम से करता है और इसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। यानी कि जो कानून निर्माण की शक्ति है वो किसके पास होती है? वो व्यवस्थापिका के पास होती है। लेकिन जो कार्यपालिका में मंत्री होते हैं वो अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। लोक सेवक भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो आजकल क्या देखने में आया है कि जो कानून निर्माण का कार्य है वो महत्वपूर्ण कानून निर्माण का कार्य कार्यपालिका के द्वारा संपादित किया जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन। तो ये तो थी इसकी विधायी शक्तियां। नेक्स्ट आती है न्यायिक शक्तियां। ठीक है। अब राजमुकुट क्या है? वो न्याय का स्रोत है। सभी न्यायालय राजमुकुट द्वारा ही स्थापित किए गए हैं और सारा न्याय कार्य राजमुकुट के नाम पर ही चलता है। राजमुकुट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और समस्त फौजदारी मुकदमों पर राजमुकुट विचार करता है। इसके अतिरिक्त राजमुकुट प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति की राय पर उपनिवेशों से आने वाली अपीलों को भी सुनता है, क्षमा और दंड के अधिकारों का प्रयोग करता है। तो ये जो न्यायिक क्षेत्र में इतनी महत्वपूर्ण शक्तियां उसको प्राप्त हैं, वो इसलिए क्योंकि इंग्लैंड में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था नहीं है। अब सैद्धांतिक तौर पर, व्यवहारिक रूप से नहीं, सैद्धांतिक रूप से ये समस्त कार्य किसको सौंप दिए गए हैं? ये समस्त कार्य इंग्लैंड के सम्राट को सौंप दिए गए हैं। ब्रिटेन के जो बाकी के न्यायालय हैं उनको सम्राट के न्यायालय कहा जाता है। सम्राट न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब बात फिर वही आ जाती है कि वो न्यायाधीशों की नियुक्ति अपने मन से या अपनी इच्छा से नहीं करता। जो व्यक्ति इन योग्यताओं को पूर्ण करता है न्यायाधीश बनने की, उन्हीं व्यक्तियों को वो न्यायाधीश पद पर नियुक्त करता है और संसद की प्रार्थना पर उनको उनके पद से हटा सकता है। इसके अतिरिक्त सम्राट के पास एक महत्वपूर्ण शक्ति है कि वो अपराधियों के दंड को कम या उन्हें माफ कर सकता है। अब आगे देखिए धार्मिक क्षेत्र की शक्तियां। अब धार्मिक क्षेत्र में देखिए वहां पर चर्च है, और जो चर्च का प्रमुख पदाधिकारी कह सकते हैं, या प्रमुख कौन है? चर्च का प्रमुख माना जाता है सम्राट को। जैसे इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च है और रानी एलिजाबेथ के समय से ही सम्राट उसका प्रमुख है। ना केवल वो प्रमुख है बल्कि
चर्च के जो अन्य अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की नियुक्ति भी सम्राट के द्वारा की जाती है। जो इंग्लैंड के महत्वपूर्ण चर्च हैं, उनके धार्मिक सम्मेलन को भी राजा या सम्राट के द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है। इन सम्मेलनों द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार संसद द्वारा पारित विधेयकों पर उसके हस्ताक्षर जरूरी है। अब आप देखिए कितना महत्वपूर्ण, अपने भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो धार्मिक स्थान है, उसमें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जब हम राजमुकुट की शक्तियों का अध्ययन करते हैं, तो हमें क्या एहसास होता है कि वहां के जो महत्व, यानी कि सभी चर्च नहीं इसमें शामिल करूंगी, इंग्लैंड के जो सबसे प्रमुख चर्च हैं, उनका यह मुखिया होता है। और चर्च के जो मुख्य अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति भी सम्राट के द्वारा ही की जाती है। और लास्ट कार्य आता है सम्मान का स्रोत। या हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में जितनी भी महत्वपूर्ण उपाधियां हैं, उन उपाधियों को सम्राट के द्वारा दी जाती हैं। वो या यानी कि जो भी सार्वजनिक सम्मान और उपाधियां हैं, वो सम्राट प्रदान करता है। राजमुकुट को अधिकार प्राप्त है कि वह ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान करे। और इन उपाधियों में जैसे ड्यूक है, बैरन, अर्ल, नाइट, लॉर्ड की जो उपाधियां हैं, वो सम्राट के द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। तो ये है सम्राट की शक्तियां। अब प्रश्न आता है कि सम्राट इन शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है। अब हमने जितने भी सम्राट की शक्तियों को डिस्कस किया है, या कहें कि राजमुकुट है, राजमुकुट को एक तरह से सम्राट समझ लिया जाता है। तो यदि ये समस्त शक्तियां सम्राट के द्वारा प्रयोग में ली जाती हैं, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि वहां का जो सम्राट है, वो है अधिनायकत्व में आ जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। ठीक है। तो राज मुकुट की जितनी भी शक्तियां हैं, उनका प्रयोग राजा नहीं करता, अपितु संसद और मंत्रिमंडल ही करता है। इन सब शक्तियों का प्रयोग राजा के नाम से संसद को विश्वास में लेकर मंत्रिमंडल करता है। तो अब क्या हम समझ सकते हैं कि व्यवहार में राजा, मंत्री और संसद तीनों मिलकर राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अतः यह कहना उचित है कि यदि राजा की शक्ति कम हुई है, तो राजमुकुट की शक्ति बढ़ गई। निष्कर्ष रूप में तो यही कहा जा सकता है कि राजमुकुट एक संस्था है, और राजमुकुट नाम की संस्था में जो राजमुकुट नाम की संस्था है, वो वास्तव में इंग्लैंड के शासन को संचालित करती है, क्योंकि उसमें राजा भी सम्मिलित है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल भी सम्मिलित है, और इवन वहां की संसद भी उसमें सम्मिलित है। यानी कि आज जो, अच्छा, अपने ये भी नहीं कह सकते कि राजमुकुट अधिनायकत्व का प्रतीक है, क्योंकि राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद और राजा के द्वारा मिलकर उनकी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो यह है राजमुकुट की शक्तियां और कार्य। अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी कि चैप्टर का नाम मैंने क्या बताया था, सम्राट और राजमुकुट। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि राजमुकुट से क्या अभिप्राय है, और राजमुकुट और सम्राट में क्या अंतर है। और आज मैंने आपको बताया है कि राजमुकुट की शक्तियां क्या क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसमें जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजा मृत है, राजा चिरंजीवी हो, या जैसे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता,
राजा कोई गलती नहीं कर सकता। या मैं आपको वैसे इसी लेक्चर में समझा देती हूँ कि जैसे राजा कोई गलती नहीं कर सकता, ये अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे आज हमने राजमुकुट की शक्तियों का अध्ययन किया है, तो राजमुकुट की शक्तियों का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यद्यपि समस्त समस्त शक्तियां सैद्धांतिक, केवल सैद्धांतिक रूप से सम्राट के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वास्तव में शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि सम्राट उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करता है या उन्हीं कार्यों को संपादित करता है जिन कार्यों को करने की सलाह प्रधानमंत्री देता है। जैसे मैंने एक कार्य आपको बताया कि अपराधी की सजा माफ कर सकता है, लेकिन वो उसी अपराधी की सजा माफ करेगा जिसकी सलाह प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है। एक्चुअल में क्या है कि सम्राट के द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाता। अब जब सम्राट सभी कार्यों को केवल सैद्धांतिक रूप से करेगा, व्यवहारिक रूप में नहीं करेगा, तो इसका दूसरा अर्थ हम क्या निकाल सकते हैं कि सम्राट कोई त्रुटि नहीं करता। देखो, हम कोई गलती कब करते हैं? जब हम कोई कार्य करेंगे। और यदि हम कोई कार्य कर ही नहीं रहे हैं वास्तव में, तो इसका सीधा सा अर्थ क्या निकाला जा सकता है कि सम्राट सम्राट कोई त्रुटि नहीं करता। आशा करती हूँ आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।